युवराज टिकेंद्र जीत सिंह, क्या आप बता सकते हैं कि 22 मार्च 1891 को जब चीफ कमिश्नर ऑफ आसाम आपके पास आए तो आपके महल में कुछ हजार से ज्यादा लोग थे, इसकी कोई वजह? ये गलत है, वहां इतने लोग नहीं थे। मेरे ख्याल से वहां 1000 से कम लोग थे। फिर भी इतने लोगों के इकट्ठा होने की वजह? देखिए, वहां चीफ कमिश्नर ऑफ आसाम आने वाले थे। उनके स्वागत के लिए, उनके गार्ड ऑफ ऑनर के लिए काफी लोगों की जरूरत पड़ती है। मैं समझता हूं ये लोग इसी वजह से वहां जमा हुए होंगे। चलिए, आपकी बात अगर मान भी ली जाए और आपके कहे अनुसार 22 मार्च 1891 को जिस दिन यह हादसा हुआ, अचानक 6000 से ज्यादा लोग कैसे इकट्ठे हो गए? मुझे नहीं मालूम। जैसा कि मैंने कहा, इतने लोग नहीं थे वहां पे। मैंने इतने सारे लोग एक साथ कभी इकट्ठा देखे ही नहीं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं मिस्टर प्रोसिक्यूटर, महल का कारोबार हम 4 भाई देखते हैं। अब किसने कितने लोग बुलाए ये कहना बड़ा मुश्किल है। और 22 मार्च 1891 को मैं बीमार था। मैं इस हालत में नहीं था कि महल के बाहर भी आ सकता। तो ये बताइए कि 24 मार्च 1891 को अचानक आप एक पूरी की पूरी बटालियन की अगुवाई कैसे कर रहे थे जो अंग्रेजी फौजों पर आग बरसा रही थी? गलत है ये इल्जाम भी। इस दिन मिस्टर गवर्नर मुझसे महल में मिले थे। मैं बीमार ही था। ये बात और है कि मेरी हालत में सुधार था, मैं ठीक हो रहा था। अगर आप ठीक हो रहे थे तो फिर आपने खुद ही चीफ कमिश्नर ऑफ आसाम के सामने अपने आप को सरेंडर क्यों नहीं कर दिया? मिस्टर प्रोसिक्यूटर, मैंने कहा मैं ठीक हो रहा था, लेकिन मैं पूरी तरह ठीक नहीं था। मुझे बुखार भी था, बदन में दर्द भी था। अच्छा, ये बताइए कि 24 मार्च 1891 को जब आप सुबह सुबह महल से बाहर निकले तो क्या आप चीफ कमिश्नर से मिलने गए थे? जी नहीं, मैं पास ही के गांव घुलतम तक गया था और वहां से सीधे लौट आया था। जब आप महल से बाहर निकले तो क्या उस वक्त अंग्रेजी फौजों पर फायरिंग शुरू हो चुकी थी? जी हाँ। आपके हुक्म से? जी नहीं। तो फिर किसके हुक्म से? ये मुझे नहीं मालूम। जब कमिश्नर ने 23 मार्च 1891 को आपसे मिलने पर आपको बताया था कि अगर आपने सरेंडर नहीं किया तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा और अगर आपने कोऑपरेट भी नहीं किया तो आपको अरेस्ट किया जाएगा, तो फिर आपने अपनी फौजों को क्यों नहीं रोका अंग्रेजी फौजों पर गोलियां बरसाने से? मैंने मिस्टर ग्रीनवुड से कहा था जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो चीफ कमिश्नर ऑफ असम के हवाले कर दूंगा बरतानिया हुकूमत के कहे मुताबिक। लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। ऐसा मिस्टर ग्रीनवुड ने मुझसे कभी नहीं कहा था। 23 मार्च 1891 को महाराज के दरबार में वो खत पढ़कर सुनाया गया था जिसमें ये सारी बातें कही गई थी। मैं दरबार में मौजूद ही नहीं था। अच्छा, ये बताइए कि 24 मार्च 1891 की रात को जब आप स्वयं चीफ कमिश्नर ऑफ आसाम को महल के गेट तक छोड़ने के लिए गए तो आपने देखा कि मिस्टर ग्रीनवुड और उनके साथियों को मार दिया गया है, तो फिर आप उन्हें बाहर तक छोड़ने क्यों नहीं गए? बाहर फायरिंग हो रही थी, मैंने बाहर जाना मुनासिब नहीं समझा। इस हादसे से थोड़ी देर पहले जब दरबार चल रहा था तो क्या उस वक्त भी फायरिंग हो रही थी? जी नहीं। आपको यह बात कब पता चली कि चीफ कमिश्नर ऑफ आसाम और उनकी पार्टी को कत्ल कर दिया गया है? 25 तारीख की सुबह जब मैं सोकर उठा। अच्छा, उस रात जो एक नया हादसा हुआ, मैं अब उस बारे में आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। कौन सा हादसा? कौन सा हादसा? हम आपको बताते हैं। आपके जनरल टंगल ने उस रात कैदियों को मारने का हुक्म दिया था। जी। तो फिर आपने क्या किया? मैंने उस वक्त तैनात सभी संतरियों को यह हिदायत दी कि कैदियों की हिफाजत उनकी जिम्मेदारी है। अच्छा, तो यह बताइए कि आपने वहां जाकर गोलियां चलने से रोका क्यों नहीं? जब मैं वहां पहुंचा हूं वहां कोई फायरिंग नहीं हो रही थी, कोई गोली नहीं चल रही थी। मुझे लगा मेरी इंफॉर्मेशन ही गलत है। अच्छा, यह बताइए कि जब यूयुरबा और जात्रा आपके पास गए
कि जनरल टंगल ने इस तरह का हुक्म दिया है कि कैदियों को मार दिया जाए और उस ऑर्डर को मानने के लिए आपकी मंजूरी की जरूरत है, तो आपने क्या किया? मैंने उन्हें साफ साफ लफ्जों में कहा कि जनरल टंगल का ये हुक्म ना माना जाए। क्यों? क्या जनरल टंगल ने यह हुक्म देने से पहले आपसे पूछा नहीं था? नहीं। तो फिर आपने खुद ही जनरल टंगल को यह हुक्म क्यों नहीं दे दिया कि वो इस तरह का ऑर्डर न दे? क्या वो आपकी बात मानता नहीं? बेशक मानता है। लेकिन जिन संतरियों को आपने मना किया था कि वो टंगल जनरल का हुक्म ना माने, तो भी उन्होंने उसका हुक्म माना और आपके हुक्म को नजरअंदाज कर दिया। ये मुझे नहीं मालूम। आप एक हुक्म दें और जनरल टंगल एक हुक्म दें, तो किसका हुक्म माना जाएगा? इस बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि जनरल टंगल को काफी पावर्स अता की गई हैं। जनरल टंगल को इस हरकत की क्या सजा दी गई? जनरल टंगल हमारे पुराने मुलाजिम हैं, अब बूढ़े हो चुके हैं और बीमार भी रहते हैं। अच्छा चलिए वापस आते हैं हमारी अपनी बात पर। जब चीफ कमिश्नर ऑफ आसाम और उनकी पार्टी दरबार में थे, तो आपकी उनसे क्या बात हुई जब आप भी दरबार में पहुंचे? मैंने उनसे कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब मैंने मिस्टर ग्रीनवुड को सीढ़ियों के पास मरे देखा, तो मैंने मिस्टर सिम्पसन को कहा आप ऊपर की तरफ चले जाइए, और मैंने उनकी मदद भी की ऊपर की तरफ जाने में। क्या आपने ये हुक्म दिया कि मिस्टर ग्रीनवुड की डेड बॉडी को वहां से हटा दिया जाए? मुझे मालूम ही नहीं था कि मिस्टर ग्रीनवुड मर चुके हैं। जब मिस्टर क्विंटन से आपकी बातचीत हुई, तो क्या उन्होंने ये बात कही थी कि उन्हें किले से बाहर हिफाजत के साथ पहुंचा दिया जाए? जी नहीं, उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा था। उस समय मणिपुर की तरफ से सीज फायर का हुक्म किसने दिया था? मैंने दिया था। तो यह हुक्म कमिश्नर के वक्त क्यों नहीं दिया गया? तब फायरिंग नहीं हो रही लेकिन थी। हो तो सकती थी ना? मैंने ऐसा नहीं सोचा। आप उस रात पूरी रात टॉप गार्ड में मौजूद थे? नहीं, सारी रात नहीं था, मैं वहां आता जाता रहा था। आते जाते रहे थे। ये बताइए कि चीफ कमिश्नर आपके पास कितने बजे आए थे? तकरीबन रात 9 बजे। आप उनके साथ कितनी देर तक थे? यही कोई 20-25 मिनट। 20-25 मिनट। युवराज जी, एक बात बताइए कि आपको नहीं लगा कि उनकी जान को कुछ खतरा हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगा, लेकिन जज साहब इसके बावजूद मैंने एंगियो निंगथो को उनकी हिफाजत, उनकी देखरेख के लिए हुक्म दे रखा था। क्या ये रिवायत नहीं है कि किसी सरकारी मेहमान को किले के दरवाजे तक छोड़कर आया जाए, और वो भी एक रॉयल फैमिली के लिए? सिर्फ दरबार के गेट तक, क्योंकि मैं बीमार था इसलिए वहां तक नहीं जा पाया था। तो फिर उस मीटिंग के बाद आपने उन्हें बंदी क्यों बना रखा था? गलत है ये इल्जाम भी। उन्हें बंदी नहीं बनाया गया था, बाहर फायरिंग हो रही थी, तो मेरा इरादा उन्हें सुबह हिफाजत के साथ महल से भेजने का था, ना कि रात भर बंदी बनाकर रखने का था। अगर आपका इरादा उन्हें हिफाजत के साथ बाहर भेजने का था और जो हुआ वो आपकी मंशा नहीं थी, तो फिर सारी रात गोलियां क्यों चलती रही? गोलियां बाहर की तरफ से चल रही थी, महल की तरफ से अगर एक भी गोली चली है तो सेल्फ प्रोटेक्शन में, सेल्फ डिफेंस में चली है। यह बताइए कि चीफ कमिश्नर जब आपके पास आए तो दरबार में उस वक्त महाराज क्यों नहीं थे? क्या उन्हें मालूम नहीं है कि चीफ कमिश्नर आए हैं और चीफ कमिश्नर की अगुवाई वो ही करते हैं? महाराज को उनके आने के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। युवराज जी, ये बताइए कि गोली चलाने का सबसे पहला हुक्म किसने दिया था? सेनापति ने। सेनापति ने। अच्छा ये बताइए कि ये युवराज और सेनापति की ड्यूटीज क्या क्या हैं? युवराज आवाम का ख्याल रखता है, सेनापति सेना का इंचार्ज होता है। इसके अलावा और जानकारी चाहिए आपको? सेना का इंचार्ज होता है। युवराज जी ये बताइए कि जब आपको यह पता चला कि चीफ कमिश्नर और उनकी पार्टी को कत्ल कर दिया गया है, तो आपने यह पता लगाने की कोशिश की कि उनकी डेड बॉडीज का क्या हुआ? मुझे बताया गया था कि उनका दाह संस्कार कर दिया गया। क्या इससे पहले भी आप पर कोई मुकदमा चला है बरतानिया हुकूमत की तरफ से? हाँ, मुझ पर 2 लोगों के कत्ल का इल्जाम था, लेकिन वो झूठा था। शायद इसीलिए जब मैंने अपील की तो अपील में मेरी सजा कैंसिल कर दी गई। राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, पुकारते हैं ये जमीन आसमां शहीद हो।
वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान